अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत। सबसे पहले बात चैत्र नवरात्र की। कल तिथि के क्षरण की वजह से मां के दो स्वरूपों ब्रह्मचारिणी और चंद्रघंटा स्वरूप की आराधना की गई। इसीलिए आज तीसरे दिन मां दुर्गा के चौथे स्वरूप यानी मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना हो रही है। मां कुष्मांडा के दर्शन और पूजन के लिए श्रद्धालुओं में अपार उत्साह है। दिन भर मंदिरों में माता के दर्शन के लिए लोगों का तांता लगा रहा। आपको ये भी बताएं कि नवरात्र के तीसरे दिन की रौनक किस तरह की है और साथ ही साथ हम ये भी बताएंगे कि कल मां स्कंद माता की पूजा आराधना किस तरीके से करनी है। स्कंद माता की पूजा विधि क्या है, ये भी देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। नवरात्रि के तीसरे दिन आज मां दुर्गा के चौथे स्वरूप की पूजा हो रही है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मां कूष्मांडा का तेज सूर्य के समान है। इनकी कांति से सभी दिशाएं प्रकाशित होती हैं। मां कूष्मांडा को ब्रह्मांड की रचना करने वाली देवी भी माना जाता है। मां कूष्मांडा के दर्शन के लिए दिन भर मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। ये तस्वीर दिल्ली के झंडेवालान मंदिर की है। मां के चौथे स्वरूप मां कुष्मांडा की आज पूजा अर्चना की जा रही है और दिल्ली के झंडेवाला मंदिर की मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ कि सुबह से किस तरीके से जो भक्तों का सैलाब है वो उमड़ पड़ा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से माहौल पूरा भक्ति में आपको नजर आएगा। और एक बार मां के दर्शन भी करवाने सबसे ज्यादा जरूरी है कि कितनी खूबसूरती के साथ मां के भवन को जो है वो सजाया गया है। और मां के अगर प्रिय रंग की बात करें तो वो है लाल रंग। आप देख सकते हैं मां को आभूषण से लेकर जो वस्त्र है वो सब आपको लाल रंग नजर आएगा। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में दिन भर भक्तों की भीड़ उमड़ी रही। मां कूष्मांडा के दर्शन के लिए दूर दूर से भक्त पहुंच रहे हैं। छतरपुर मंदिर में मां कूष्मांडा की भव्य आरती हुई और वेद मंत्रों की ध्वनि से पूरा वातावरण ही भक्तिमय हो उठा। मान्यता है कि भक्त यहाँ जो भी मां से मांगता है माता रानी उसे जरूर पूरा करती हैं। की इच्छाएं पूरी हुई हैं। हाँ, हमारी इच्छाएं माता रानी ने पूरी की है। आप कहाँ से? गुड़गांव से हम सब साथ में आए। साथ आए हैं। आंटी के साथ हम हमेशा ज्वाइन करते हैं। देखिए गुड़गांव से लोग यहाँ पर आए हुए हैं और भी लोगों का आना जाना लगातार जारी है और इन लोगों का कहना है कि हर इनकी इच्छा यहाँ पर पूरी हुई है। वहीं दिल्ली के प्रसिद्ध कालकाजी मंदिर में भी माता के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतार लग रही है। नवरात्रि के तीसरे दिन मां की विशेष आरती की गई और भक्तों ने मां के जय घोष के साथ उनके दिव्य स्वरूप के दर्शन किए। हिमाचल प्रदेश के मशहूर शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर में भी आज दिन भर से श्रद्धालुओं का मेला उमड़ा रहा। यहाँ नवरात्रि पूजन के दौरान दूर दूर से भक्त पूरे परिवार के साथ आ रहे हैं। खास बात यह कि यहाँ नवरात्रि में बच्चों के मुंडन संस्कार की सैकड़ों साल से चली आ रही परंपरा आज भी जारी है। श्रद्धालु अपने बच्चों के मुंडन संस्कार करवा रहे हैं। परंपरा के अनुसार यहाँ बच्चे के पहले बाल मां के चरणों में अर्पित किए जाते हैं। मान्यता है कि मुंडन संस्कार से बच्चों पर मां की विशेष कृपा बनी रहती है और उनके जीवन में सुख समृद्धि भी आती है। मंदिर प्रशासन की तरफ से मुंडन के लिए यहाँ विशेष व्यवस्था की गई है। श्रद्धालु मंदिर में पूजा अर्चना के बाद अपने बच्चों का मुंडन संस्कार कराते हैं और फिर माता से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के मैहर में त्रिकुट पर्वत पर विराजी मां शारदा देवी मंदिर की हैं। नवरात्रि के पहले दिन से यहाँ रोज दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालु आ रहे हैं। माता के दर्शन के लिए भक्त या तो 1063 सीढ़ियां चढ़ते हैं या फिर रोपवे और वैन से गर्भगृह तक पहुंचते हैं। भक्त सुगमता के साथ मां के दर्शन कर पाएं, इसके लिए प्रशासन की तरफ से भी खास इंतजाम किए गए हैं। मान्यता है कि सदियों से त्रिकुट पर्वत पर विराजी मेहर माता की प्रथम पूजा आज भी अमर आला करते हैं। चैत्र नवरात्र के चौथे दिन मां दुर्गा के 5वें स्वरूप स्कंद माता की आराधना होगी। इसके लिए भी मंदिरों में खास तैयारियां की गई हैं। मां स्कंद माता को शक्ति, मातृत्व और करुणा का प्रतीक माना जाता है। स्कंद माता कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। माना जाता है कि स्कंद माता की पूजा करने से शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है।
कल माँ स्कंद माता का दिन है और तो कल के दिन माँ को खीर का भोग बना के लगाना अति उत्तम रहेगा और केले का भोग भी लगाया जाता है। माँ स्कंद माता की पूजा करने से जो भी आपके मनोरथ है वे पूर्ण हो जाते हैं। स्कंद माता को प्रसन्न करने के लिए भक्त पूरे विधि विधान से पूजा करें। सुबह जल्दी उठकर स्नान किया जाए, पीले वस्त्र धारण करें, देवी की प्रतिमा या तस्वीर पर गंगा जल छिड़कें, रोली कुमकुम लगाएं, पुष्प फल और केले का भोग लगाएं, मंत्रों का जाप करें और आरती करें। श्रद्धालु स्कंद माता के सिद्ध मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। माँ के सम्मुख आप किस भाव से भगवती की पूजा करें। कोई रोग के कारण करता है तो उसके लिए रोगान शेषा नपहंस तुष्टा दुष्टा तो कामान सकलान विष्टान त्वामा सितानाम नवीपन्नराणाम त्वामा सिताया श्रेताम प्रियांति। और कोई जगत कल्याण के लिए करता है हाँ तो उसके लिए सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्ते। जो भी भाव है दुर्गा सप्तशती के पुस्तक के आप अंतिम में देखेंगे तो वहाँ पे प्रत्येक भाव के साथ में एक श्लोक को दिया गया है। उस श्लोक के आधार पे आप अपनी कामना के अनुसार उस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। मान्यता है कि स्कंद माता के सिद्ध मंत्रों का जप भक्तों को हर तरह की परेशानियों से बचाता है और स्कंद माता की कृपा से उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दिल्ली से मनीषा लड्डा और शशि शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आगे बढ़ते अगली खबर गर्मी से जुड़ी हुई है जिसको लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी दी है और इस साल कहा जा रहा है कि हीट वेव यानी कि लू के दिनों की संख्या पिछले साल के मुकाबले दोगुनी हो सकती है और इस चेतावनी को देखते हुए सरकार एक्शन में आ गई है। सरकार ने एडवाइजरी जारी करके राज्यों को हीट वेव के खिलाफ तैयार रहने के लिए कहा है। आज देश के कई राज्यों से तस्वीरें भी आई हैं जिसमें लोग गर्मी से बचाव के लिए तरह तरह के इंतजाम करते नजर आ रहे हैं। देश में इस साल भीषण गर्मी पड़ने वाली है। इसकी चेतावनी खुद मौसम विभाग ने दी है। अप्रैल महीने के पहले ही दिन कई जगहों पर चिलचिलाती गर्मी और बढ़ते तापमान ने इसका ट्रेलर भी दिखा दिया। ये तस्वीरें वाराणसी की हैं, जहां दिन का तापमान 40 डिग्री तक पहुंच गया। ऐसे में लोग गर्मी से बचने के उपाय भी करते नजर आए। गर्मी भी साथ साथ बढ़ रहा है धीरे धीरे और उसके साथ साथ हम तो कहेंगे भोजन कम करें लोग, पानी ज़्यादा पिएं, तरल पदार्थ पन्ना लस्सी ये सब यूज करें और जिनकी सड़क पर दुकानें हो अपने तिरपाल की व्यवस्था करें, इसलिए कभी 2-3 महीना झेलना पड़ेगा। मैंने इस समय से ही लू चलने लग रहा है। इस बार हमको लगता है कि हर बार का रिकॉर्ड टूटेगा, 50 के पार जाएगा। बचने के लिए बचाव के लिए क्या बचाव के लिए पन्ना है, नींबू पानी है, इसी सब दही है, इसका यही रामबाण इलाज है गर्मी का। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और बाहर निकले हैं तो बच्चे को लेकर निकले हैं तो पन्ना पिला रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। आईएमडी ने कहा है कि अप्रैल से जून तक सामान्य से अधिक तापमान रहने की संभावना है। मध्य और पूर्वी भारत और उत्तर पश्चिमी मैदानी इलाकों में ज्यादा गर्मी पड़ने की संभावना है और तो और पूर्वी और पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों को छोड़कर ज्यादातर इलाकों में लू भी जमकर चलेगी। दिल्ली एनसीआर वालों को गर्मी से मिल रही अब तक की राहत पर ब्रेक लगने वाला है। अब तक राहत इसलिए मिल रही थी क्योंकि ठंडी हवाएं चल रही थी, धूप थी, लेकिन उस धूप में ठंडी हवाओं के चलते लोग राहत महसूस कर रहे थे। हवा में नमी थी, लेकिन मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि आज से इन हवाओं पर ब्रेक लग जाएगा और उसके बाद इसी जलती तपती गर्मी में लोगों को इसका सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग ने आगे के लिए भी बहुत ही खतरनाक प्रेडिक्शंस किए हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल गर्मी अप्रैल से जून के बीच कहर बरपाएगी दिल्ली एनसीआर में और उत्तर भारत में। मौसम विभाग ने साफ कर दिया कि अप्रैल से लेकर जून तक इस बार जो तापमान है वो पहले से कहीं अधिक हो सकता है। अप्रैल से ही इस बार लोगों को लू का सामना करना पड़ सकता है और तापमान भी काफी ज्यादा रहने वाला है। मौसम विभाग की चेतावनी है कि इस साल हीट वेव के दिनों की संख्या में बढ़ोतरी होगी।
सामान्य तौर पर अप्रैल से जून के बीच 4 से 7 हीट वेव वाले दिन होते हैं, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि इस बार हीट वेव वाले दिनों की संख्या दोगुनी हो सकती है। राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में ज्यादा दिनों तक लू चलने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक जुलाई तक 20 से ज्यादा राज्यों में भीषण गर्मी के आसार हैं। लिहाजा आने वाले 3 से 4 महीनों तक खास सावधानी बरतने की जरूरत होगी ताकि गर्मी गुजर जाए और लोगों की सेहत महफूज रहे। अप्रैल का महीना शुरू हो चुका है और मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार अप्रैल, मई, जून यानी 3 महीने के अंदर आसमान से अग्नि की वर्षा होगी, यानी कि गर्मी भयंकर से भयंकर पड़ने वाली है। ये गुजरात को लेकर चेतावनी दी गई है। भीषण गर्मी और हीट वेव की संभावना को देखते हुए केंद्र सरकार एक्शन मोड में है। सरकार ने एडवाइजरी जारी करके राज्यों को हीट वेव के खिलाफ तैयार रहने को कहा है। एडवाइजरी में कहा गया है कि भीड़भाड़ वाले कार्यक्रम में मेडिकल टीमें तैनात की जाएं। सार्वजनिक कार्यक्रम में हर 500 लोगों पर पानी का एक स्टॉल जरूर हो। इसके अलावा भीड़भाड़ वाले आयोजनों में ORS और आइस पैक की व्यवस्था हो। हीट स्ट्रोक वाले मरीजों के लिए अस्पतालों में इमरजेंसी कूलिंग व्यवस्था की जाए। अस्पतालों और PSC में धूप से बचाव और पीने के पानी का पुख्ता इंतजाम हो। एम्बुलेंस सेवाओं को मजबूत किया जाए। मौसम विभाग को भी हीट वेव की चेतावनी समय से देने के लिए कहा गया है। सरकार ने हीट वेव से जुड़ी बीमारियों से बचाव को लेकर नेशनल एक्शन प्लान बनाया है, जिसे देश के तमाम जिलों में लागू किया जा रहा है। इसके तहत हीट वेव से बीमार पड़ने वाले लोगों और इससे होने वाली मौतों के मामले की निगरानी भी की जाएगी। सरकार ने लोगों से भी दोपहर 12 से 3 के बीच घर से बाहर न निकलने की अपील की है और अगर बाहर निकलना ही पड़े तो छतरी, पानी जैसे धूप से बचाव के साधन साथ लेकर निकलने की सलाह दी गई है। दिल्ली से मनीष चौरसिया, वाराणसी से रोशन जायसवाल और सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आगे बढ़ते बात ऑपरेशन ब्रह्मा की। 28 मार्च को म्यांमार और थाईलैंड में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत ने म्यांमार को सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया, जिसके तहत आर्मी, नेवी और एयरफोर्स और NDRF की टीमें भूकंप प्रभावितों की मदद में जुटी हुई हैं। अब तक नौसेना जहाजों और एयरफोर्स के मालवाहक विमानों से सैकड़ों टन राहत सामग्री और दवाइयां वहां पहुंचाई जा चुकी हैं। भारत ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत वहां के लोगों की मदद के लिए सबसे पहले पहुंच गया। पड़ोसी देश म्यांमार में भूकंप से हुई भारी तबाही के 5 दिन बीत चुके हैं और अभी भी युद्ध स्तर पर राहत और बचाव अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें म्यांमार की सेना और सरकारी एजेंसियों के अलावा कई देशों की राहत और बचाव टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। जिंदगी बचाने के इस मिशन में भारत भी पीछे नहीं है। पड़ोसी होने के नाते भारत ने सबसे पहले भूकंप प्रभावित म्यांमार की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए न सिर्फ NDRF की टीम भेजी, बल्कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को भी इस काम में लगा दिया है। भारत ने जिंदगी बचाने के इस मिशन को ऑपरेशन ब्रह्मा नाम दिया है। वसुधैव कुटुंबकम का हमारा मंत्र आज विश्व के कोने कोने में पहुंच रहा है और दुनिया इसे हमारे कार्यों में भी देख रही है, महसूस कर रही है। जब कोविड जैसी महामारी आती है तो भारत विश्व को परिवार मानकर वैक्सीन उपलब्ध करवाता है। दुनिया में कहीं भी प्राकृतिक आपदा हो, भारत पूरे मनोयोग से सेवा के लिए खड़ा होता है। म्यांमार में इतना बड़ा भूकंप आया है, भारत ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत
वहां के लोगों की मदद के लिए सबसे पहले पहुंच गया है। ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत अब तक नौसेना के जहाज INS सतपुड़ा, INS सावित्री, INS कामुर्क, INS घड़ियाल और LCU-52 नेवल शिप को सैकड़ों टन राहत सामग्री के साथ यंगून भेजा जा चुका है ताकि वहां भूकंप प्रभावित लोगों को जरूरत का ये सामान मुहैया कराया जा सके। भारत की ओर से भेजी गई इस राहत सामग्री पीने का पानी, कपड़े, दवाएं, चावल, खाने का तेल और इमरजेंसी सामान मौजूद है। विदेश मंत्री एस जयशंकर की ओर से सोशल मीडिया एक्स पर इस ऑपरेशन ब्रह्मा से जुड़ी कई तस्वीरें साझा की गई हैं, जिनमें देखा जा सकता है कि कैसे भारतीय नौसेना ने मुसीबत की इस घड़ी में म्यांमार की मदद के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। भारतीय नौसेना की 5 से ज्यादा शिप्स म्यांमार पहुंच चुकी हैं और राहत सामग्री लगातार म्यांमार को पहुंचाई जा रही है। इसके अलावा भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना अपने अलग अलग असेट्स को स्टैंड बाय पर रखकर इंतजार कर रही है कि जैसे ही कुछ और मदद की जरूरत हो वो तुरंत अपने एसेट्स को एक्टिवेट करे। यानी ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत भारत लगातार म्यांमार की मदद कर रहा है। नौसेना ही नहीं बल्कि एयरफोर्स के C-17 ग्लोबल मास्टर विमान के जरिए भी बिना वक्त गवाए आगरा से भारतीय सेना के पैरा ब्रिगेड के फील्ड अस्पताल को म्यांमार में तैनात किया गया। टीम के साथ 60 बेड का अस्पताल, एक्सरे और जांच मशीनें शामिल हैं। इस टीम ने मंडाले में एक अस्थायी अस्पताल तैयार कर वहां घायलों का इलाज भी शुरू कर दिया है। बड़ी बात यह है कि इस अस्थायी अस्पताल में ऑपरेशन की सुविधा भी मौजूद है। ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत भारत लगातार म्यांमार को राहत सामग्री भेज रहा है। भारतीय सेना के 200 अधिकारी और जवान इस पूरे म्यांमार ऑपरेशन में जुटे हुए हैं, जहां पर न सिर्फ एक फील्ड हॉस्पिटल बनाया गया है, इसके अलावा NDRF के 80 पर्सनल्स के साथ मिलकर भारतीय सेना भी राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। भारतीय वायुसेना के अब तक 6 विमान म्यांमार पहुंच चुके हैं और अलग अलग विमानों में अलग अलग राहत सामग्री ले जाई गई, जिनमें से 4 C-130J और 2 ग्लोब मास्टर्स यहां पर पहुंचा दिए गए हैं और जरूरत पड़ने पर और एयर असेट्स को भी स्टैंड बाय पर रखा गया है। भारतीय सेना के साथ साथ इस वक्त NDRF के जवानों ने भी ओलाथीन मठ में ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत बचाव अभियान शुरू कर दिया है, जहां करीब 170 भिक्षु फंसे हुए बताए जा रहे हैं। ये टीम अपने साथ मलबे को काटने वाले हाईटेक उपकरणों और डॉग स्क्वाड के साथ मलबे में दबे लोगों को बचाने में जुटी हुई है। इस रेस्क्यू मिशन में कई तरह की चुनौतियां भी पेश आ रही हैं। बावजूद इसके NDRF के जवान पूरी ताकत में जुटे हुए हैं। ये पहला मौका नहीं है जब भारत ऐसा कर रहा है। इससे पहले तुर्की में जब एक भूकंप आया तब भारत ने मदद की और तब भी NDRF के जवानों ने राहत और बचाव कार्य में हिस्सा लिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार म्यांमार में भूकंप से हुई इस तबाही में अब तक 1700 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। करीब 3000 से ज्यादा लोग घायल हैं और सैकड़ों लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश के लिए रेस्क्यू टीमें हर संभव प्रयास कर रही हैं। इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने भी रिलीफ प्रोग्राम शुरू करने के लिए म्यांमार को 43 करोड़ रुपए की सहायता दी है। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पड़ोसी देश म्यांमार को भूकंप की इस त्रासदी से उबरने में अभी लंबा वक्त लगेगा, क्योंकि तबाही बहुत बड़े पैमाने पर हुई है और कहा यह जा रहा है कि म्यांमार में 7.7 तीव्रता के इस भूकंप में 200 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ऐसे में भारत ने सबसे पहले मुसीबत की इस घड़ी में म्यांमार की मदद के लिए सहायता भेजी और सहायता करने का सबसे पहले उन्होंने हाथ बढ़ाया। भारत सिर्फ अपने पड़ोसी नहीं बल्कि दुनिया भर के देशों को मदद करता आया है और जानकारी के मुताबिक भारत दुनिया के 125 देशों तक मानवीय तौर पर मदद पहुंचाता है, जिसके लिए भारत ने साल 2022-23 में अपने बजट में 6005 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। वहीं अगले साल यानी कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में भी इसके लिए 5848 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी यानी कि पड़ोसी पहले की नीति का पालन करते हुए भारत ने इस बजट का प्रावधान किया था ताकि मानवीय आधार पर संकट में फंसे देशों को भारत की ओर से मदद दी जा सके। असल में दुनिया के गरीब और विकासशील देशों की मदद करना हमारी नीति है, जिसके तहत आपदा के वक्त राहत पहुंचाने में भारत सबसे आगे रहता है। पिछले साल सितंबर महीने में भारत ने ऑपरेशन सद्भाव चलाया था, जिसके तहत
यागी तूफान से प्रभावित वियतनाम, लाओस और म्यांमार को फौरन सहायता भेजी गई थी। वहीं इससे पहले फरवरी 2023 में तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप के दौरान भी ऑपरेशन दोस्त शुरू किया गया था, जिसके तहत मेडिकल टीम, जरूरत का सामान, रेस्क्यू टीमें भेजी गई थी। मई 2023 में भारत ने ऑपरेशन करुणा लॉन्च किया था और चक्रवात मोचा से प्रभावित म्यांमार को नौसेना के जहाजों से राहत सामग्री पहुंचाई गई थी। इससे पहले की बात करते हैं 2015 की, जब ऑपरेशन मैत्री के तहत भूकंप प्रभावित नेपाल की मदद की गई थी। इसके अलावा 2005 में पाकिस्तान को भूकंप के बाद $25 मिलियन की मदद भी दी थी और इसी तरह 2010 में बाढ़ से जूझते पाकिस्तान के लिए भारत ने मदद का प्रस्ताव रखा था। इन प्राकृतिक आपदाओं के अलावा भी भारत ने कोरोना महामारी के दौरान वैक्सीन मैत्री अभियान शुरू किया था, जिसके तहत भारत ने दुनिया भर के देशों को कोरोना के टीके उपलब्ध करवाए थे। बात अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की, जो कि अंतरिक्ष से लौटने के बाद पहली बार जब मीडिया से मुखातिब हो रही थी तो अंतरिक्ष में बताए अपने यादगार अनुभवों को उन्होंने साझा किया। और इस दौरान जब सुनीता से एक सवाल किया गया कि स्पेस से भारत कैसा नजर आता है, तो सुनीता ने अपने जवाब में भारत को लेकर क्या कहा, सुनिए। अंतरिक्ष परी के दिल में बसी भारत की खूबसूरत तस्वीर। धरती से करोड़ों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष से सुनीता को दिखा अद्भुत भारत। सुनीता विलियम्स ने स्पेस से लौटने के बाद मंगलवार को पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सुनीता ने अपने साथी एस्ट्रोनॉट बुच विल्मर और निक हेग के साथ टेक्सास के जॉनसन स्पेस सेंटर में मीडिया से बात की और अंतरिक्ष का अपना अनुभव साझा किया। इसी बीच सुनीता से कई सवाल किए गए, जिसमें एक सवाल भारत से भी जुड़ा था, जिसके जवाब में उन्होंने अंतरिक्ष से भारत की खूबसूरत तस्वीर का जिक्र किया। Like I've described it before, just like this ripple that happened, obviously when the plates collided, and then as it flows down into India, it's many colors. I think when you come from the east going into like Gujarat and Mumbai, the fishing fleet that's off the coast there gives you a little bit of a beacon that here we come. And then all throughout India, I think the impression I had was it was just like this network of lights from the bigger cities going down through the smaller cities. Just incredible to look at night as well as during the day, highlighted of course by the Himalayas, which was just incredible as a forefront going down into India. दरअसल सुनीता विलियम्स और बुच विल्मर 5 जून 2024 को बोइंग और नासा के जॉइंट मिशन पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए थे। इन्हें स्पेस स्टेशन में 8 दिन रहना था, लेकिन स्पेसक्राफ्ट स्टारलाइनर में तकनीकी खराबी आने की वजह से दोनों स्पेस में 9 महीने तक फंसे रहे। लेकिन स्पेस एक्स के इस ड्रैगन कैप्सूल की बदौलत ही 9 महीने 14 दिन बाद सुनीता और बुच विल्मर की पृथ्वी पर सकुशल वापसी मुमकिन हो पाई। और अब सुनीता बिल्कुल स्वस्थ हैं और जल्द ही सुनीता विलियम्स एक नई यात्रा पर जा सकती हैं। Flight is a little bit different than what you go in planning it to be. It doesn't matter if it was this one or many other flights or many things in life, just like you alluded to, right? I think the go-to thought there is, what is the opportunity in front of me? Like, it's not a missed opportunity, it's actually another opportunity that I didn't really think about, and wow, that opens a lot of, like I mentioned earlier, a lot of doors or a lot of things to learn. I think it was it's great. I think that's the opportunity. That's the point, I think, of the whole thing is like when something doesn't go your way, you just have to take the blinders off and look around you and see what other really great things are waiting for you. And then just take advantage of that. Learn as much as you can while you're wherever you are, whatever your situation is, and move on from there and then share that lesson. संभव है कि सुनीता की अगली यात्रा भारत की हो। धरती पर वापसी के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सुनीता ने अपना अनुभव साझा करते हुए जानकारी दी कि वो जल्द ही भारत की यात्रा कर सकती हैं, जिसमें वो अपने अंतरिक्ष यात्रा के अनुभवों को लोगों के साथ साझा करेंगी और भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों के साथ मुलाकात भी करेंगी।
I'm going to be going back to my father's home country and visiting with people and getting excited about the first, or not the first, but the Indian astronauts who's going up on the Axiom mission coming up. Pretty awesome. They'll have a hometown hero there of their own that will be able to talk about how wonderful the International Space Station is from his perspective. But I hope I can meet up at some point in time and we can share our experiences with as many people in India as possible, because it's a great country, another wonderful democracy that's trying to put its foot in the space countries, and we'd love to be part of that and help them along. जाहिर है सुनीता जल्द ही भारत यात्रा पर आ सकती हैं, तो इस बीच मुमकिन भी है कि वो अपने पैतृक गांव भी आएं। सुनीता के पिता गुजरात के मेहसाणा जिले में स्थित झुलासण गांव से हैं, जहां वो पहले कई बार आ चुकी हैं। इससे पहले पहली बार स्पेस में 192 दिन बिताने के बाद जब वो 22 जून 2007 को वापस धरती पर लौटी थी, तो उसके कुछ दिन बाद भारत यात्रा पर आई थी। इंडिया आकर सुनीता विलियम्स अपने पैतृक गांव झुलासण भी गई थी। दूसरी बार स्पेस में 127 दिन बिताने के बाद 18 नवंबर 2012 को सुनीता जब धरती पर आई, तो एक बार फिर अपने पैतृक गांव का रुख किया था। ऐसे में संभव है कि स्पेस से तीसरी बार सकुशल वापसी के बाद सुनीता जल्द ही भारत यात्रा पर आ सकती हैं। इसकी एक वजह सुनीता विलियम्स का भारत से जुड़ाव भी है। सुनीता बचपन से ही न सिर्फ बहादुर रही हैं, बल्कि भारतीय सभ्यता, संस्कृति और भारतीय दर्शन के प्रति पूरी तरह समर्पित भी रही हैं। मानवीय संवेदना और रिश्तों के प्रति उनके लगाव के किस्से दिल को छू लेने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चीन दुनिया का एक ऐसा देश है जहां ऐसी कई चीजें देखने को मिल जाएंगी जिन पर यकीन नहीं होता। हाल ही में चीन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में एक और धमाका किया है। दावा यह किया जा रहा है कि चीन की एक स्टार्टअप कंपनी ने दुनिया का पहला एआई एजेंट टोंग बनाया है, जिसमें एआई तकनीक का अपग्रेडेड वर्जन इस्तेमाल किया गया है। हाल के दिनों में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में नए नए आविष्कार हो रहे हैं, चीन ने दुनिया के पहले AGI यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस एजेंट टोंग टोंग का 2.0 संस्करण लॉन्च कर धमाका कर दिया है। टोंग टोंग को बीजिंग इंस्टीट्यूट फॉर जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने डेवलप किया है और इसका नया संस्करण झोंग गुआन चुन फोरम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थीम डे के दौरान सामने आया। कंपनी का दावा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट इस लिहाज से भी एआई की दुनिया में क्रांति ला सकता है कि ये एआई सिर्फ इंसानों के दिए गए कमांड्स को फॉलो नहीं करेगा, बल्कि खुद से सोचकर निर्णय ले सकेगा और ऑटोनॉमस तरीके से काम भी कर सकेगा। तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक युवा लड़की एआई है जो खुद से सीखने और अपने आप को अपग्रेड करने में सक्षम बताई जा रही है। आसान भाषा में कहें तो जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले एजेंट्स कम प्रॉम्प्ट में ज्यादा काम कर सकते हैं। ये एजेंट आपके दिए कमांड पर न सिर्फ सोच सकता है, बल्कि उस पर ऑटोनॉमस तरीके से काम कर सकता है। अब चीनी सरकार भी इस स्टार्टअप को प्रमोट कर रही है। टोंग टोंग 2.0 एक ही समय में अलग अलग काम करने में सक्षम है। इस साल के अंत तक हम टोंग टोंग 2.0 के नए वर्जन को दुनिया के सामने लाएंगे, जो लोगों से बातचीत करेगा। हम इसके दिमाग को रोबोट के साथ जोड़ने की भी योजना बना रहे हैं, जिससे भौतिक दुनिया के साथ बातचीत करने की इसकी क्षमता बढ़ेगी। रोबोट की बुद्धिमत्ता में सुधार होगा और इसे दिल मिलेगा। चीन में एआई एप्स को लेकर कई सख्त नियम हैं, जिन्हें स्टार्टअप ने सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। ये नियम इसलिए बनाए गए हैं ताकि कोई प्रोडक्ट ऐसे कंटेंट जनरेट ना करे जिन्हें सेंसिटिव माना जाता है या जिससे चीन को नुकसान हो। थीम दिवस के मौके पर 50 से ज्यादा अहम नई उपलब्धियां जारी की गई। इसने प्रतिभागियों के बीच संचार और सहयोग के लिए एक उत्कृष्ट मंच प्रदान किया। चीन सरकार अब अपने लोकल एआई स्टार्टअप्स को प्रमोट कर रही है, खासकर कि उन कंपनियों को जिनका प्रदर्शन इंटरनेशनल लेवल पर मजबूत दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत संधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।